चलो, shall we proceed? एक क्वेश्चन बाकी है, राइट? क्वेश्चन नंबर 17। आ गए सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे? चलो, लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। X Company Limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 shares of rupees 10 each. So what is the authorized capital of the company? 90,000 shares of rupees 10 each. Company purchased land and building from Y Company Limited for rupees 4 lakhs. So what is the value of land and building? 4 lakhs. And how it is payable? Payable in fully paid up shares of rupees fully paid up shares of the company. What is the fully paid up share value of our company share? 10 रुपीज। तो हम 10 रुपए का एक शेयर कितने रुपए में इशू करेंगे? 10 रुपए में ही इशू करेंगे। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 40,000। यस, 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट पार। द बैलेंस ऑफ द शेयर्स, सो 90,000 में से 40,000 शेयर्स तो यहाँ पे इशू कर दिए। द बैलेंस ऑफ द शेयर्स मतलब कितने? 50,000 शेयर्स was issued to the public which were fully subscribed and paid for. एकदम आसान सा क्वेश्चन है। You are required to pass journal entries and prepare balance sheet. Shall we start preparing journal entries? Write down journal entries. Format draw करिए। चलो, हो गया क्या? हाँ जी, बताइए। पहली एंट्री, सीरियल नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड। वेंडोर के बदले कौन सा अकाउंट? वाई कंपनी लिमिटेड। चलो, लिखा आपने एंट्री? लिखो ना पहली एंट्री। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए के डेबिट करोगे? 4 लाख रुपीज टू वाई कंपनी लिमिटेड, टू वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट 4 lakhs। इज इट राइट मेरे प्यारे मित्रों? नेक्स्ट लाइन पे, बीइंग लैंड परचेस्ड फ्रॉम वाई एन कंपनी। नरेशन लिखिए, बीइंग लैंड परचेस्ड फ्रॉम वाई एन कंपनी। चलो, अगले लाइन पे, अब वाई एन कंपनी को पेमेंट करें तो लिखिए वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में कितने शेयर्स लिखता?
आपको पता सर, ऐसा तो आंसर नहीं दे रहे हो ना। कितने शेयर्स लिखने हैं? 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू पे ही इशू किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिखेगा। 4 लाख 4 लाख। नरेशन लिखिए। बीइंग consideration payable to Y, being consideration payable to Y, settled by issuing settled by issuing 40,000 equity shares at par, settled by issuing 40,000 equity shares at par। हो गया। अब बचे हुए 90,000 शेयर्स किसको ऑफर करने हैं? पब्लिक को। 90 नहीं, सॉरी, बचे हुए 50,000 शेयर्स तो पब्लिक को ऑफर करेंगे, मतलब एप्लीकेशन मनी आएगा। एंड दिस टाइम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली वी आर डिमांडिंग 10 रुपीज, ऐसा मानेंगे। ओके, तो 3 नंबर की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट अगर मैं स्टूडेंट होता तो ब्रैकेट में क्या लिखता? 50,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज। डायरेक्टली एप्लीकेशन के वक्त ही 10 रुपए मांगे हमने। अमाउंट 5 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5 lakhs। सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल ही लिख दिया मैंने, क्या लिखना चाहिए था? एप्लीकेशन अकाउंट। आपने क्या लिखा? एप्लीकेशन लिखा ना, मैंने कैपिटल बोला, गड़बड़ी में बोला, एप्लीकेशन कर दो वहां पे। गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशंस आएंगे ना बेटा। हाँ, अभी अलग और एक एंट्री मारेंगे। चलो अगली एंट्री क्या होगी? 4 नंबर की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। अलॉटमेंट मेड। चलो बैलेंस शीट बनाए या बनाओगे? चलो बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग। बाकी कुछ दिखेगा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखेगा? 9 लाख रुपीज। 4 लाख शेयर्स आपने लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट इशू किए है, उसका एक नोट लिखना है। सो हाउ इट इज टू बी प्रेजेंटेड, लेट्स सी। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में आप लोग कॉपी कर लेना, चलेगा क्या? एंड कैश एंड बैंक बैलेंस भी दिखेगा ना बेटा? अरे बोलो। तो आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना है, ठीक है? बाद में आपको ये कॉपी करने का मौका देता हूं मैं। यहाँ पे ध्यान दो, ऑथोराइज कैपिटल लिखना पड़ेगा इस बार। मैं बोलता हूँ ऑथोराइज कैपिटल लिखो, उसके बाद क्या लिखना है? इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, एक साथ ही लिख दो आप लोग, थोड़ा सा समय बचा लेंगे। 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख रुपीज आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, बस ये नोट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, देखो, आउट ऑफ द अबाव, यानी 90,000 शेयर में से कितने शेयर्स? 40,000 शेयर्स हैव बीन अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। अपनी अपनी भाषा में बस ये एक्सप्लेन करना होता है। मैंने क्या नोट लिख के दिया था आसान सा? फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसा भी लिख सकते हो सिंपल भाषा में। तो ये नोट चाहिए तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इन परसुएंट टू अगर लिखेंगे तो आप लॉ में चले जाओगे, है कि नहीं? इससे अच्छा सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे, चलेगा? सिंपल भाषा में लिखा तो भी चलेगा, लॉ का पेपर नहीं है, ठीक है? और कोई फॉर्मेट ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया है, बस शेड्यूल 3 में इतना बोला है कि अगर आप शेयर्स कैश के लिए इशू नहीं करते हो तो बस वो डिस्क्लोज करना है आपको। कहाँ पे डिस्क्लोज करना है?
इस शेयर कैपिटल के शेड्यूल में लास्ट बॉटम लाइन पे। क्लियर है क्या? हाँ, उसके बाद टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट साइड का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा। फिक्स एसेट के बदले आप क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऐसा लिखोगे आप लोग। ये टेंजिबल भी मत लिखना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डायरेक्टली उसके सामने शेड्यूल नंबर 2 और उसका एक्सप्लेनेशन, चलेगा क्या? एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 5 लाख रुपए दिखेंगे। चलो कॉपी करोगे? सर उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। चलो करो, प्लीज कॉपी इट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हो गया? चलो शेड्यूल दिखाओ। इज दिस फॉर्मेट रेडी? ओके, प्लीज चेक नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंस्टेड ऑफ शोइंग इट सेपरेटली, पहले ऑथोराइज कैपिटल सेपरेटली दिखाओ,
बाद में इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल एक ही दफा लिख के बस 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each लिख देना, चलेगा ना? अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिखाओ, आई डोंट माइंड, आपका कॉल है। चलो डन। ये नोट लिखना जरूरी है, आप नोट लिखोगे मैं बताऊं या यही लिखना है? सिंपल भाषा में लिखो, आउट ऑफ अबाव 40,000 शेयर्स हैव इशूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। 40,000 shares have issued for a consideration other than cash। लिखा सब लोगों ने? for a consideration other than cash। ओके okay? बाकी टेंजिबल एसेट का शेड्यूल एंड बैलेंस विद बैंक का शेड्यूल ये भी बनाना है, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। मतलब आपको अभी बैलेंस शीट तो डिफिकल्ट नहीं लग रही है ना? फॉर्मेट बस ऐसा रखना है, दैट्स इट। वैसे अगर आपको टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाए तो आप झट से बना दोगे, इज इट राइट? बट आपको इसी स्पेसिफाइड शब्दों का उपयोग करना है। इंटर में आपको फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है कंपनीज का, उसमें आपको यही करना है। ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, उससे फाइनल अकाउंट्स ही बनाना है। बस फर्क इतना है कि फॉर्मेट शेड्यूल 3 का ही होना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे डिस्क्लोजर्स भी देने होते हैं, ठीक है? इंटर की बातें इंटर में, फिलहाल अभी आपको इतना तो मिनिमम याद रखना ही है। ओके चलो, शैल वी गो अहेड? यहां तक सब लोगों का कंप्लीट हुआ क्या? फाइन, दिस टॉपिक इज ओवर। इज देयर एनी क्वेश्चन पेंडिंग? नो, सारे क्वेश्चन हमने आराम से किए हैं। ओके कुछ क्वेश्चंस आपने होमवर्क सॉल्व किए हैं, आई होप कि आपके पास उसका सॉल्यूशन आ गया है। नहीं आया है तो किसी ना किसी बुक से कॉपी करके जरूर रखना, क्योंकि फ्यूचर में अपने पास उतना समय नहीं है। ओके चलो, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन कंपनी अकाउंट्स? 6 राइट? उसमें से हमने ऑलरेडी 2 यूनिट खत्म कर लिया, बचे 4।
ठीक है। अगला यूनिट एकदम छोटा सा यूनिट है, लगभग एक 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 लेक्चर में मतलब 2-2 घंटे के 3 लेक्चर, 6 घंटे बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, मतलब कल तक खत्म हो जाएगा प्रोबेबली, या फिर परसों हाफ डे, परसों एक आध लेक्चर का 1 घंटा लगेगा। उसके बाद उसका अगला यूनिट है इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बराबर है। हाँ, तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स भी लगभग 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाता है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 3 लेक्चर लगते हैं, 3 या 4 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसको भी लगभग उतने ही लेक्चर्स। तो आगे के जो चैप्टर्स है, यूनिट्स है, वो छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग उसको खत्म कर देंगे, चलेगा। लेट्स गो अहेड नाउ, प्लीज ओपन notes of unit number 3, issue of debentures. Write down the title. Unit number 3, issue of debentures. दोस्तों, what was share? Share is a share in share capital. अच्छा, indivisible part of a total share capital of the company. Is it right? अब इक्विटी शेयर्स जब कंपनी इशू करती है, तो इक्विटी शेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट राइट कौन सा है? वोटिंग पावर। इज इट राइट और नॉट? लोग इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदते हैं? टू गेट द वोटिंग पावर एज वेल एज वॉट एवर प्रॉफिट्स आर देयर, दोज विल बी शेयर्ड विद दीज पर्संस और नॉट। तो कंपनी ने 10 करोड़ कमा लिया, तो किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को। कंपनी ने 100 करोड़ कमा लिया, तो किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को। कंपनी ने 500 करोड़ कमा लिया, किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स ने बिजनेस बना बना के इतने अच्छे प्रॉफिट कमा तो लिए है, they want further money, my friends, they want further money, but they don't want to share their profits with other persons. Are you getting it? अगर हम फर्दर मनी रेज करने के लिए वापस फिर से शेयर ही इशू कर दे, तो नए लोग भी हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स को शेयर करने आ जाएंगे ना। तो इतने सालों की अपनी जो मेहनत है वो उनके साथ डायरेक्टली शेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि एक बार वो शेयर होल्डर बन गए, उसके बाद कमाया हुआ हर रुपये में उनका जितना होल्डिंग है उतना उनका अधिकार है। बोलो हाँ या ना? तो ये जो शेयर होल्डर्स है, इनको ना ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? इनको ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी है, फिर भी पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए। तो क्या ऑप्शन है इनके पास? पैसे कहां से रेज करें? शेयर्स इशू नहीं करना है, ना ही प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना है, ना ही इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। तो एक तो ये बैंक के पास लोन लेने के लिए जा सकते हैं, सिंपल सा तरीका। बट बैंक यू ही डायरेक्टली लोन देता है क्या कंपनियों को? नहीं, बैंक हमेशा एज अ सिक्योरिटी कोई ना कोई एसेट मांग लेता है। आर यू गेटिंग इट? तो दोस्तों, मान लो बैंक में हमने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है और अभी बैंक से लोन लेने का चांस ही नहीं है, अपने पास कोई ऐसे एसेट्स नहीं है, या फिर बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है मान लो। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? तो बैंक हमें 15% का ब्याज लगा रही है। अगर आपके पास पैसे है सब लोगों के पास, तो क्या आप हमारे कंपनी में लोन देना चाहोगे? हमारे कंपनी को लोन देना चाहोगे? हमें चाहिए लोन 10,000 करोड़ का। क्या 10,000 करोड़ कोई एक अकेला इंसान दे सकता है? नहीं। तो क्या यही सेम कंसेप्ट जो 10,000 करोड़ हम एज अ शेयर कैपिटल इशू कर रहे थे पब्लिक को, क्या वही सेम कंसेप्ट हम एज अ लोन कंपनी को इशू कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एज अ लोन माना जाए? yes, answer is yes, and that is what we call as debentures. So debenture is also a indivisible part of a loan raised by a company. Now what is the difference between loan and own funds? आपने शेयर कैपिटल का अमाउंट हमेशा कहां पे दिखाया? शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया, क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी।
वो कंपनी अगर प्रॉफिट में आती है तो पूरा प्रॉफिट एंजॉय करेंगे वही लोग, कंपनी लॉस में जाती है तो नुकसान भी उन्हीं को एंजॉय करना है। कुछ कुछ लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल का पैसा वापस कब मिलता है? डायरेक्टली कंपनी लिक्विडेट होने के बाद, यानी एक प्रकार से वो पैसा जाने के बराबर ही है। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? मैंने जितने भी कंपनियों के शेयर्स लिए हैं वो ऑलरेडी 50-50 साल पहले के इस्टेब्लिश्ड कंपनीज है। 50 साल में उन्होंने बंद नहीं किया बिजनेस, तो आगे जाके बंद होने का चांस है क्या? नहीं। मालिक बदलते जाएंगे, बिजनेस चलता जाएगा। इज इट राइट और नॉट? तो एक प्रकार से मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, और अगर मान लो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और उसको बेचता नहीं हूं शेयर्स को, तो मेरे पैसे हमेशा के लिए कंपनी में अटक गए हैं। कंपनी उसको वापस कब देगी? जब बंद होगी तभी। और ऐसी बंद होने वाली कंपनियां बहुत कम है, होती है हर रोज कोई ना कोई कंपनी बंद भी होती होगी, बट हमारे पैसे हमें वापस कब मिलेंगे? जब कंपनी बंद होगी तब। अब एज ए इन्वेस्टर आप लोग अगर मान लो रिस्क अवर्स हो, यानी आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, फिर भी आपको रिटर्न चाहिए अच्छा, तो आप लोगों को सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पे कौन सा इन्वेस्टमेंट दिखेगा? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। ओके, अब ये डिबेंचर्स क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है, इनको ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी है। एक्स वाई जेड शेयर्स के बदले डिबेंचर कब इशू करेगा? अगर उनको ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी है, क्योंकि डिबेंचर्स के केस में हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग पावर नहीं देते। उनका कैलकुलेशन एकदम आसान है, आप हमें पैसे दो, हम आपको ब्याज देंगे। हम आपको क्या देंगे? ब्याज। जितना भी पैसा दोगे उसके ऊपर हम एक सर्टेन स्पेसिफिक रेट से आपको इंटरेस्ट देंगे, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो भी 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपको वापस लौटा देंगे। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल इशू नहीं किए जा सकते, वैसे डिबेंचर्स भी इररिडीमेबल कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। बात को ध्यान से सुन लो। हु विल बाय इररिडीमेबल डिबेंचर? मान लो एलिट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वी आर इशूइंग डिबेंचर्स विच आर इररिडीमेबल। तो अगर शेयर होल्डर्स की तरह रिस्क ही लेना है तो शेयर्स खरीदते हैं ना। डिबेंचर शुड बी ऑलवेज रिडीमेबल, यानी 5 साल के बाद अमाउंट भी मिलेगा आपको वापस। मान लो एलिट लिमिटेड के आप शेयर्स डिबेंचर्स खरीदना चाहते हो, हमने डिबेंचर इशू किए हैं, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी डिसाइड कर दी वो आपके ऊपर है। जनरली 100 रुपए डिसाइड की जाती है, जनरली फेस वैल्यू, अगेन सेम कंसेप्ट, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज डिसाइडेड एज 100 रुपीज। आर यू गेटिंग इट और नॉट? दोस्तों ध्यान से सुनना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं बाद में लिखवाने वाला हूँ। 10,000 करोड़ रुपए मुझे एज अ लोन रेज करने हैं फ्रॉम पब्लिक। मैंने एक डिबेंचर का वैल्यू कितना डिसाइड किया? 100 रुपए। आर यू गेटिंग इट? सेम टू सेम कंसेप्ट लाइक शेयर, बस ओनली वन डिफरेंस, वन और टू, 2 3 4 5 डिफरेंसेस, ज्यादा नहीं। ठीक है ना? कितने काउंट करते हैं? पहला डिफरेंस बिटवीन इक्विटी, मैकेनिज्म इज ऑलवेज ऑल टुगेदर सेम, नथिंग इज न्यू, बस इसको शेयर के बदले क्या बोलेंगे? डिबेंचर। अब यहां पे हम डिबेंचर पे फिक्स इंटरेस्ट देंगे, मान लो 10% इंटरेस्ट दिया है, ठीक है ना? शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई फिक्स अमाउंट हम लोग देते हैं क्या? नहीं। अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गए तो 50% डिविडेंड भी दे सकते हैं, एंड मान लो प्रॉफिट सालों साल नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये रिस्क है शेयर्स में। शेयर होल्डर्स को लेकिन एक अलग पावर दिया जाता है, कौन सा? वोटिंग पावर। मतलब शेयर होल्डर कैन लुक इनटू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अगर मेरा बस चले तो मैं डीमार्ट के हर मीटिंग को जाके बैठ सकता हूँ वहां पे। हाँ, दो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं क्योंकि मेरे पास उतना होल्डिंग नहीं है, बट मैं वहां पे जाके बैठ सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर है ना, उसके ऑफिस में भी मैं जाके बैठ सकता हूँ। आर यू गेटिंग इट और नॉट? उसके मतलब डीमार्ट के ऑफिस में, मैं उसके ऑफिस में क्यों जाऊँ? मैं डीमार्ट के ऑफिस में जा सकता हूँ, बिकॉज डीमार्ट इज माई कंपनी। भले ही मेरे पास स्टेक कम है, क्या मैं डीमार्ट के रजिस्टर्ड ऑफिस में वो दमानी जी के केबिन में जाके बैठ सकता हूँ क्या? अगर लॉ वाइज देखोगे तो जाके बैठ सकता हूँ। दमानी जी का ऑफिस थोड़ी है, वो डीमार्ट के एमडी का ऑफिस है। और डीमार्ट के एमडी को अपॉइंट किसने किया? मैंने। हाँ, दो मेरे शेयर की वैल्यू कम होने के कारण मेरे डिसीजन को किसी ने
नजरअंदाज करके उन्होंने खुद अपॉइंटमेंट कर लिया, वो अलग बात है, बट मुझे नोटिस आया था उसको अपॉइंट करने से पहले। आर यू गेटिंग द पावर ऑफ ए शेयर होल्डर? डिबेंचर होल्डर उसके ऑफिस में जा सकता है क्या? नहीं, बिकॉज डिबेंचर होल्डर इज अ थर्ड पार्टी। जो भी बात करनी है सिक्योरिटी गार्ड से बात कर लो। चलो, ये चीजें बुक में नहीं लिखी हुई, लिखनी नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर का काम बहुत ही आसान है। आप आपके पैसे हमें दे दो, चुपचाप जो ब्याज देते हैं वो ले लो और कटो यहां से। और 5 साल 10 साल जो भी आपको टर्म पहले बताया गया है, उस दिन आ जाना, आपके प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके मुंह पे फेंक के मारेंगे। बाकी इधर उधर वो डिसीजन मेकिंग में क्या चल रहा है कंपनी में, कंपनी पैसे कहाँ पे खर्च कर रही है, वो सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तुम आउटसाइडर हो। हु आर यू? यू आर अ लोनर टू द कंपनी। आप हमारे कंपनी को लोन क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको 10% का एक अच्छा इंटरेस्ट रेट हम आपको दे रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? और आपके सारे पैसे हम आपको वापस देने का कमिटमेंट भी कर चुके हैं, और बदले में हम आपके लोन के अगेंस्ट हमारे कंपनी के एसेट्स भी एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं। मतलब मान लो कंपनी सच में डूब गई तो सबसे पहले पेमेंट किसको होगा? आपको होगा, बिकॉज यू विल बी अ सिक्योर्ड डिबेंचर। मोस्टली यू विल बी अ सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड होगे तभी तो पैसे लगाओगे ना, नहीं तो आप पैसे लगाओगे क्या? डिबेंचर इज अ डिबेंचर होल्डर इज अ इन्वेस्टर हु इज नॉट रेडी टू टेक रिस्क एट ऑल। उसके पैसे उसको सेफ वापस चाहिए, इसीलिए वो डिबेंचर्स खरीद रहा है। यानी आप अगर पैसे इन्वेस्ट करने से डरते हो शेयर्स में, तो आप ऐसे कंपनियों के डिबेंचर्स खरीदो। आपको ब्याज भी मिलता जाएगा, लेकिन कितना ब्याज मिलेगा? 10%। अगर मान लो कंपनी 50% प्रॉफिट कमा रही है आपके पैसे लगा के, तो उसमें से कंपनी आपको कितना देगी? और बचा हुआ 40% कौन खाएगा? शेयर होल्डर। यानी शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर का पैसा यूज करके ज्यादा पैसा कमाते हैं। हाँ, उल्टा भी हो सकता है। मान लो सब लगाए हुए पैसे डूब गए, तो शेयर होल्डर को यानी कंपनी को कंपलसरी इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। कंपनी लॉस में गई तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? यस। किसी भी हालत में कंपनी को अगर डायरेक्टर्स की गाड़ियां भी बेचनी पड़ी तो बेचे, लेकिन डिबेंचर होल्डर का 1 रुपया पेंडिंग नहीं रख सकते कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में। डिबेंचर्स मींस रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक एज अ लोन, and the mechanism is same. If I want to raise 10,000 crore, one person is not going to give me a loan of 10,000 crore. So I am dividing the whole loan liability into parts, into a liquid parts, which is called as a debenture. Are you getting it or not? तो एक पार्ट 100 रुपए का बना दिया, 10,000 करोड़ उठाने हैं मार्केट से। बोलो कितने डिबेंचर इशू करेंगे? 100 करोड़ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। प्रोसेस इज सेम टू सेम। प्रोसेस इज सेम टू सेम। फर्स्ट prospectus will be issued. People will read the prospectus. What company wants to do with this money, they will read. They will check the rate of interest. They will check the interest payment dates. कब मिलेगा इंटरेस्ट? साल में 2 बार, 1 बार। हर रोज तो नहीं मिलेगा ना इंटरेस्ट आपको। आपने मान लो रिलायंस के डिबेंचर्स खरीद लिए, आज इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो अगले दिन अंबानी जी के ऑफिस में जाओगे क्या? मेरा 1 दिन का इंटरेस्ट। मान लो अंबानी जी अच्छे निकले, आपके चेहरा देख के उन्होंने बोला कि चलो ले लो, गरीब लगता है ले लो। 1 दिन का इंटरेस्ट मांगने आए हो नालायको। गुस्से से रिएक्ट करने से अच्छा है उन्होंने दे दिया, चलो जरूरत होगी जान दो, 1 दिन का इंटरेस्ट मांगना है। फिर अगले दिन आप ऑफिस में जाते हो, सर मेरा आज का इंटरेस्ट, मैंने आपको पैसा दिया है। फिर मान लो वो भी दे दिया। तीसरे दिन जाते हो, सर मेरा आज का इंटरेस्ट। तो फिर वो अंबानी जी क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेंगे, इसको उठा के ले जाओ बोलेंगे। बाकी क्या करेंगे? हर रोज आपको और चलो आप अकेले हो तो ठीक हो, मान लो आपने ये बात फैला दी सब डिबेंचर होल्डर्स में, और सबके सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं, रोज का रोज इंटरेस्ट लेने आता है, चलेगा क्या? नहीं ना। तो कंपनी इंटरेस्ट कब पे करती होगी? बैंक में एफडी करते हो तो रोज इंटरेस्ट लाने जाते हो, बैंक इंटरेस्ट पे एफडी, सॉरी, एफडी पे इंटरेस्ट कब पे करता है? बोलो ना, कुछ तो ज्ञान होगा ना आपको, बैंक में एफडी वगैरह बनाया होगा। बैंक इंटरेस्ट कब पे करता है? क्वार्टरली, या फिर 6 मंथली, या फिर ईयरली?
यानी हर कंपनी ने जब डिबेंचर्स इशू किए होंगे तब इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स बताए होंगे. जनरली कंपनीज इन इंडिया पेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 6 monthly at the end of every 6 months. ओके, तो 6 मंथली इंटरेस्ट मोस्टली पे किया जाता है या फिर ईयरली भी पे किया जा सकता है. क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बताया जाएगा. यानी इश्यू ऑफ शेयर्स वाले सारे एंट्रीज हमें यहाँ पे करनी है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी कभी कभार देने की एंट्री करनी पड़ेगी. एज अ कंपनी अभी आपको सोचना है आपने प्रोसेस कौन सा फॉलो करना है, सेम टू सेम लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स. ओके, लेकिन हम लोग पहले समझ रहे हैं कि व्हाट इज डिबेंचर. क्या शेयर एंड डिबेंचर में कोई फर्क होता है? मैकेनिज्म वाइज देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बट राइट वाइज देयर इज अ डिफरेंस. इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं मिलते. डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर्स को फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलता है. इफ कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड तो डिबेंचर होल्डर्स विल बी पेड फर्स्ट एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा. आर यू गेटिंग इट और नॉट? डिबेंचर होल्डर्स को एज अ सिक्योरिटी कंपनी ने एसेट्स दिए होते हैं, शेयर होल्डर को घंटा कुछ नहीं दिया होता है, पूरा अनसिक्योर्ड लोन है. देखा जाए तो शेयर होल्डर भी एक लोन अमाउंट दे रहा है कंपनी को एंड डिबेंचर होल्डर भी लोन अमाउंट दे रहा है, बट शेयर होल्डर से जो पैसा लिया है उसको कंपनी एज अ कैपिटल दिखाती है, बोलती है कि ये हमारे मालिक लोग हैं. और वही डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी लोन करके दिखाती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, और बोलती है कि ये हमारे मालिक नहीं है, इन्होंने हमें फाइनेंस किया हुआ है, ये हमारे कंपनी के मालिक नहीं है, इनसे हमने लोन लिया, इनको महीने का जो भी ब्याज है ना वो हम 6 महीने में एक बार दे देते हैं, उतना ही लेके ये लोग खुश है. अब इन्हीं से पैसा लेके हमने कंपनी में बिजनेस में लगाया और बिजनेस 50-50% प्रॉफिट कमा रहा है उनके पैसों पे, उसमें से सिंपली हम कितना निकाल के दे रहे हैं उनको 10%, तो ऊपर का 40% कौन पार्टी कर रहा है? शेयर होल्डर्स. दिस इज द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर फॉर टेकिंग द रिस्क. For taking the risk, what risk shareholder has taken? No fixed income guarantee, no repayment guarantee, no security at all. These risks are taken over by the shareholders. That's why that 40% शेयर करने का अधिकार भी किसको दिया गया? शेयर होल्डर को. तो कंपनी विल डिसाइड कि पैसे कैसे रेज करने हैं, बाय इशुइंग शेयर्स या फिर बाय इशुइंग डिबेंचर्स. आपको क्या लगता है विच विल बी बेटर ऑप्शन? शेयर्स इशू करना बेहतर है या डिबेंचर इशू करना बेहतर रहेगा? डिपेंड्स कि कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है. यही आपको फ्यूचर में एफएम में पढ़ना है, ये डिसीजंस आपको आगे जाके लेने हैं सीए इंटर में. डू यू गेट इट? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. अब शेयर के फायदे, डिबेंचर का और एक फायदा होता है, डिबेंचर को जो भी ब्याज देता हूं ना मैं कंपनी के पैसों से, वो ब्याज आपके पी एंड एल अकाउंट में आप एक्सपेंडिचर दिखा सकते हो, जिसके ऊपर आपका डायरेक्टली 30% का टैक्स बचता है. वही शेयर होल्डर को जब पैसा आप देते हो एज ए डिविडेंड, तो दैट इज नॉट ए एक्सपेंडिचर. मालिक को जो पैसा देता हूं इट इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन. डू यू रिमेंबर अप्रोप्रिएशन? पार्टनर्स को जब हम सैलरी देते थे, वी डू नॉट यूज टू कंसिडर इट एज ए एक्सपेंडिचर, हम उसको क्या बोलते थे? अप्रोप्रिएशन बोलते थे. सिमिलर तरीके से शेयर होल्डर को भी आप डिविडेंड दोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? अप्रोप्रिएशन. बट डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस, बिकॉज लोन के ऊपर ब्याज दे रहे हैं. एंड इनकम टैक्स एक्ट में एक्सपेंस के ऊपर ये एक्सपेंस अलाउड है, बट डिविडेंड आप एक्सपेंस करके दिखा नहीं सकते हो. यानी इनकम टैक्स आपको डिविडेंड माइनस करने के पहले जो प्रॉफिट आता है ना उसके ऊपर भरना पड़ता है. आर यू गेटिंग इट? तो मान लो अगर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भर दिया तो स्ट्रेट अवे अपने कंपनी को कितने का फायदा होता है? 10,000 इंटू 30%, 3,000 रुपए के टैक्स की बचत होती है. तो कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगी कि डिबेंचर इशू करने हैं या शेयर्स. मान लो कंपनी को पैसा अनलिमिटेड टाइम के लिए चाहिए, वापस देने की कोई इच्छा भावना नहीं है. डू यू गेट इट? तो उस केस में कंपनी विल प्रेफर टू इशू इक्विटी शेयर्स. बट कंपनी को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसे चाहिए, कुछ 5 साल के लिए, उसके बाद उनको पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक बार हमारा तैयार हो गया तो उसके बाद हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. तो कंपनी विल प्रेफर इशुइंग डिबेंचर्स. 5 साल के लिए यूज करेंगे पैसा, उनका उनका पैसा वापस देंगे, सालाना इंटरेस्ट देंगे, बात खत्म. एक बार हमारे 5 साल की कंपनी बन गई, उनके पैसों से बनाया हुआ प्रोजेक्ट आगे के सारे सालों में आपको
प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा के देगा आपको, मतलब किसको, शेयर होल्डर को, और उसमें डिबेंचर होल्डर्स हकदार नहीं होंगे। मतलब देखो ना कितना अच्छा बिजनेस है, दूसरे के पैसे लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और फिर प्रॉफिट जो आएंगे वो कौन शेयर करेंगे, शेयर होल्डर। तो ये फायदा भी होता है शेयर होल्डर को। तो यू एज ए इन्वेस्टर यू ऑल्सो डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट आपको शेयर्स में करनी है या डिबेंचर्स में। अभी देखो कंपनी को अगर लोन लेना है तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी। हमें इस टॉपिक में क्या सीखना है, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स। हमें ये डिसीजन नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कंपनी ने इतने इतने डिबेंचर्स इशू कर दिए। आपको समझ में आया व्हाट इज डिबेंचर, व्हाट इट इज? इट इज अ security issued by the company for a fixed rate of interest, okay, and the amount of this security will be repaid after some period of time. डिबेंचर्स का लॉजिक भी सेम टू सेम शेयर्स के जैसा ही है, टोटल लोन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, एंड दीज डिबेंचर्स विल बी ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो 100 रुपए का एक अमाउंट शेयर, जैसा शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे यहाँ पे क्या होगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या करेगी कंपनी, उस व्यक्ति को दे देगी जिसने कितने शेयर डिबेंचर्स खरीदे हैं उतने, ओके। तो मान लो किसी व्यक्ति ने एक डिबेंचर 100 रुपए का है, किसी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, यानी 1000 डिबेंचर खरीदेगा कंपनी के, यानी 1000 डिबेंचर को एप्लीकेशन करेगा। ऐसा दूसरा एक बंदा है उसने 10,000 डिबेंचर को एप्लीकेशन किया, तीसरा बंदा है उसने 40,000 डिबेंचर को एप्लीकेशन किया। ऐसा पूरा पब्लिक क्या करेगी, पहले एप्लीकेशन करेगी, फिर एप्लीकेशन ज्यादा आए तो हम कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देंगे, एप्लीकेशन सेम टू सेम आए तो हम उतने डिबेंचर्स अलॉट कर देंगे। बराबर है कि नहीं? पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम टू सेम होनी है, बस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के बदले आप क्या बोलोगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, लेटर ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू वॉट एवर परसेंटेज डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स है तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर अकाउंट में लिखना जरूरी है, क्योंकि उस डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट देना है उसी से आपको पता चलेगा, ओके फाइन। चलो तो हम एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलेगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो इसमें तो बहुत सारी बातें आपके नोट्स में दी है। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट समझते हो क्या? डेप्ट यानी लोन, इंस्ट्रूमेंट यानी कागज का टुकड़ा, ओके। सर्टिफिकेट, इंस्ट्रूमेंट यानी कागज का टुकड़ा यानी सर्टिफिकेट, ओके। इशूड बाय द कंपनी टू रेज द फंड्स फॉर बिजनेस, फाइन। ये पॉइंट है। डिबेंचर का मीनिंग यहाँ पे दिया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines debenture as debentures include debenture stock, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt, मतलब इनको कोई ओनरशिप का अधिकार नहीं है, whether constituting a charge on the asset or not। दोस्तों यहाँ पे लिखना है रीड ओनली, किसी को भी कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी लिखना है रीड ओनली, ओके। किसी को भी कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अ डिबेंचर इज अ बॉन्ड, यहाँ पे अच्छा मीनिंग दिया है, देखो रिमेंबर दिस, डिबेंचर इज अ बॉन्ड, ये रिमेंबर कर दो मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इज अ बॉन्ड issued by a company under its seals acknowledging a debt and containing provision as regards to repayment of principal and interest। मतलब कंपनी उस कागज के टुकड़े पे डेप्ट एक्नॉलेज करेगी, मतलब कंपनी लिख के देगी कि हाँ हम आपको पैसे देने वाले हैं इतने इतने रुपए। 1000 डिबेंचर 100 रुपए के है, मतलब हम आपको 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख रुपए वापस देने वाले हैं। कब देने वाले? वो डेट भी मेंशन होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट पे
यानी जब कभी भी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है उसी वक्त उनको बताना पड़ता है कि इसका रीपेमेंट कब होगा, इसके ऊपर ब्याज का रेट कितना दोगे आप, सब लिखा होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट पे। ये सारी बातें कंपनी को पहले एडवांस में बतानी पड़ती है। क्या आप ये बात समझ रहे हो? The most common method of supplementing the capital available to the company is to issue debentures with maybe simple or naked carrying no charge on asset। तो दोस्तों सिंपल डिबेंचर्स मतलब कौन से डिबेंचर्स? उनको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी जाती। चार्ज ऑन एसेट समझते हो? कहां पे सुना है ये? चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या? हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म? नहीं, फ्यूचर में आएगी इंटरमीडिएट में। अब दोस्तों मान लो आप ईपीए ने डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर के डीड में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट होता है प्रॉपर, डिबेंचर के डीड में लिखा हुआ है कि हम आपको आपके पैसों के बदले अपने कंपनी के सारे एसेट्स पे अधिकार देते हैं, ऐसा हमने लिख के दिया है। तो आप प्रोजेक्टर पे किसका अधिकार है? डिबेंचर होल्डर्स का। ये हमने डीड में लिखा हुआ है, लेकिन ये डीड के साथ साथ आपको ये आरओसी को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। या आरओसी को इन्फॉर्म करने का जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज। यानी बस आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे कि उस प्रोजेक्टर पे डिबेंचर होल्डर्स का चार्ज है। इसका उसका एक स्टेटमेंट मिलता है, उसमें सारे एसेट के डिटेल्स और वो डिबेंचर होल्डर्स को दी है ऐसा लिख के आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्रिएशन ऑफ चार्ज। इससे क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन लीगलाइज हो जाता है, आरओसी को भी पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्टर पे डिबेंचर होल्डर्स का अधिकार है। तो प्रोजेक्ट डिबेंचर होल्डर खुद आके कंपनी में यहाँ पे आईपीएल का मैच लगा के बैठ सकता है क्या? अधिकार उसका है ना। वो आएगा, मान लो ये अभी मेरा है प्रोजेक्टर, मैं इस पे मैच देखूंगा, चलेगा? उठा के बाहर फेंक देंगे, चल फुट बोलेंगे। वो अधिकार कब आएगा? उसका रीपेमेंट अगर रुक जाता है तो। उसको अगर अच्छे से पेमेंट कर रहे हो, उसका बैच आप हर ड्यू डेट को उसके अकाउंट में जमा कर रहे हो, तो ही कैन नॉट एंटर इनटू द कंपनी, बिकॉज उसका अधिकार वो उसके पास नहीं है। बट क्या शेयर होल्डर जाके यहाँ पे प्रोजेक्टर पे मैच देख सकता है? अगर मेरे पास 60% शेयर है तो मैं देख सकूंगा। बराबर बोला ना मैंने? अधिकार होगा आपके पास, जरूर होगा। ऑब्वियसली ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं होगी कंपनी में, बट फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। क्या डीमार्ट के सारे एसेट्स मेरे हैं? सारे तो नहीं है, बट मेरा छोटा मोटा जो स्टेक है उतने एसेट्स तो मेरे ही है। कभी कभार डीमार्ट के कोई शेल्फ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें से थोड़ा मेरा ही है मटेरियल, बेचने के लिए रखा हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। फाइन। तो चार्ज ऑन एसेट समझे आपको? ये भी रीड ओनली है, फटाफट फटाफट रीड ओनली करके खत्म करना है, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। इफ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन एनी वन और एंटायर एसेट्स ऑफ द कंपनी, द नेचर ऑफ चार्ज एंड एसेट चार्ज डिस्क्राइब देयरिन। जान दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नो कंपनी शैल इशू डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कोई भी वोटिंग राइट्स डिबेंचर्स को नहीं दिए जाते। फीचर्स ऑफ ए डिबेंचर, रीड, रीड ओनली। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेस लोन मेड टू द कंपनी। तो ये लोन है, बेसिक फर्क है, लोन नहीं है। इट इज अ फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इंटरेस्ट फॉल ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट्स, जनरली 6 मंथली, 6 मंथली डेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल 30 सितंबर, 31 मार्च। एग्जाम्पल 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इंटरेस्ट इज पेएबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट। समझते हो क्या? इंटरेस्ट रेट हर साल बदला नहीं जाएगा, पहली दफा इशू करते समय जो बताया जाएगा वही इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ओरिजिनल सम इज रीपेड एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट और इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर डिबेंचर्स। ठीक है ना? फाइन।
It may or may not create any charge on the asset of a company as a security. सिक्योर्ड डिबेंचर से तो चार्ज क्रिएट होगा, अनसिक्योर्ड है तो चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. इट कैन बी जनरली ब्रॉट एंड सोल्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस और अबाव इट्स फेस वैल्यू. जैसे शेयर का मार्केट बनाया गया वैसे डिबेंचर्स का भी मार्केट है. तो मान लो किसी डिबेंचर होल्डर को बीच में ही पैसों की जरूरत है तो वो अपने दोस्त को डिबेंचर ट्रांसफर कर सकता है फॉर सम मनी. वो मनी जो चार्ज करेगा वो डिबेंचर के अमाउंट से ज्यादा भी हो सकता है फेस वैल्यू से, या फिर कम भी हो सकता है. क्या सभी बच्चों को डिबेंचर के फीचर समझ में आ गए? फाइन. रीड ओनली लिखा हुआ है मैंने, बस यहाँ पे मार्क करके लिख के रखना. ऑल दीज शुड बी, ऑल दीज पॉइंट्स should be written in डिबेंचर डीड. तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कब इंटरेस्ट दिया जाएगा, सारी बातें आपको डीड में बताई जाएगी. आप डिबेंचर डीड पढ़ो, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. डिबेंचर सर्टिफिकेट पे भी ये इंफॉर्मेशन होती है, इसमें से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट का डेट, ये सारी बातें आपको कहाँ पे बताई जाती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट पे. ओके. डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स. होमवर्क 50 बार बोला मैंने अभी तक. क्या क्या फर्क है? डिबेंचर होल्डर कौन है? क्रेडिटर है कंपनी का. शेयर होल्डर कौन है? ओनर है कंपनी का. ये मार्क करो जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ. क्रेडिटर है डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर कौन है? ओनर है. डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स. डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट फिक्स रेट. ठीक है ना. यहाँ पे डिविडेंड का ऐसा कोई रेट फिक्स नहीं है. इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर. ठीक है ना. टैक्स को ऐसा हाईलाइट कर दो. बट डिविडेंड इज नॉट अ टैक्सेबल एक्सपेंडिचर, सॉरी टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर. डिविडेंड कभी भी हमें एक्सपेंस करके नहीं दिखाया जा सकता है. ठीक है. ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं ना ऑलरेडी. फाइन. डिबेंचर्स कौन से टाइप के होते हैं? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड बियरर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल. शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. इफ द कंपनीज बैलेंस शीट, सॉरी इन द कंपनीज बैलेंस शीट, डिबेंचर हम कहाँ पे दिखाएंगे? अभी तीसरा आइटम आ जाएगा बैलेंस शीट में. पहला कौन सा था? शेयर होल्डर्स फंड. दूसरा शेयर होल्डर्स फंड में ही शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आता था. दूसरा अभी कौन सा लेंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म बोरिंग, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज, किसी भी लाइबिलिटी को नॉन करंट कब बोलोगे? अगर 12 महीने के बाद पे करना है तो. जनरली डिबेंचर्स कब, क्या लगता है आपको, लोन कितने पीरियड के लिए लिया जाएगा? डिपेंड्स, बट मोस्टली लॉन्गर पीरियड के लिए लोन लिया जाता है. तो 5 साल, 10 साल. तो ये डिबेंचर होल्डर्स का जो अमाउंट है वो 10 सालों में पे करना है. तो कौन से लाइबिलिटी में जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज का पहला टाइटल कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये डिबेंचर दिखेगा. कहाँ पे दिखेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में. यहाँ पे लिख, मार्क करना है इसको. बट वही शेयर कैपिटल कहाँ पे दिखता है? शेयर होल्डर्स फंड. मालिक का पैसा अलग से दिखाता है. Debentures can be converted into debentures or shares as per the terms of the deed. As per the terms of the deed. Whereas share cannot be converted into other share. One share, always share. Are you getting it? Fine. तो ये कुछ important points at least you should remember. Okay? बाकी तो आप पढ़ लोगे. हाँ, at the time of liquidation, ये भी सारी बातें मैंने की है. At the time of liquidation, debenture holders are paid off before shareholders. But वही shareholders are paid off after debenture holders liability. हाँ बोलो. Types of debentures: secured debentures, unsecured debentures. Secured debentures मतलब कौन से? जिसके लिए कोई सिक्योरिटी हमने दे रखी है. सिक्योरिटी देते हैं मतलब वो एसेट घर लेके नहीं जा सकता है, बस उस एसेट के ऊपर उसका नाम रजिस्टर किया जाता है. अभी मेरा कार मैंने बैंक से लोन लेके लिया है मान लो. ठीक है. तो मेरे कार की ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप मेरे पास ही है. ओके. बट इफ आई डोंट पे द लोन, ओनरशिप किसकी हो जाएगी?
बैंक की हो जाएगी। और मेरे कार के आरसी बुक पे अगर आप देखोगे तो मेरे बैंकर का नाम भी लिखा हुआ है, मतलब इनका अधिकार है, ठीक है ना। लोन पे लिया मैंने कार, ठीक है, पैसा पैसा थोड़ी है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, गरीब इंसान कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, क्या हूं कर रहे हो। चलो अगला टाइप कौन सा है दोस्तों, आई होप आपको यह समझ में आया, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो दोस्तों सिक्योर्ड डिबेंचर समझा आपको, ऐसे वाले डिबेंचर जिसके बदले में कंपनी ने कोई सिक्योरिटी दी है। अनसिक्योर्ड के केस में नो सिक्योरिटीज गिवन। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब कौन से, जो आप बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टिबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं होंगे, उसका रीपेमेंट ही करना पड़ेगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल मतलब कौन से, रीपेएबल एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू। इरिडीमेबल मतलब उसका रीपेमेंट कभी होगा ही नहीं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज परपेचुअल डिबेंचर्स। मुझे नहीं लगता है कि कोई इरिडीमेबल डिबेंचर्स खरीदेगा। अगर आपको कंपनी बंद होने पे ही पैसा देना है तो फिक्स इंटरेस्ट क्यों लूं मैं तो ज्यादा रिटर्न कमाना चाहूंगा उस केस में, रिस्क ज्यादा है इसमें। बियरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब मान लो स्वरूप अमलजरी ने डिबेंचर खरीदे तो स्वरूप अमलजरी के नाम पे ही रहेंगे, डॉक्यूमेंट पे किसका नाम होगा, मेरा नाम होगा। बियरर डिबेंचर मतलब लिखा जाता है कि जिसके हाथ में ये सर्टिफिकेट उसका डिबेंचर। तो मान लो मेरे पास डिबेंचर, मैंने बियरर खरीदा, और मान लो आप में से किसी ने वो चुराया और आप कंपनी में जाके रिडम्पशन करवाते हो, तो हो जाएगा वो रिडम्पशन, बिकॉज उसके ऊपर किसी का नाम नहीं है। आर यू गेटिंग इट और नॉट। मोस्टली हु नोबडी बाइज बियरर डिबेंचर, बट लॉ में प्रोविजन है इसकी, बियरर डिबेंचर भी कंपनी इशू कर सकती है। बियरर डिबेंचर का फायदा क्या है, कोई एक बंदा दूसरे बंदे को बेचना चाहता है तो बेच के वही जगह पे पैसे ले सकता है, नाम वगैरह ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में क्या होता था पहले, अभी नाउअडेज एवरी ट्रांजैक्शन इज ऑपरेटेड थ्रू डीमैट अकाउंट, तो ओनरशिप ऑटोमेटिक डीमैट अकाउंट के द्वारा ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन पहले पता है, अगर मुझे आपको शेयर्स बेचने हैं तो मैं आपको मेरे शेयर सर्टिफिकेट दे के काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे शेयर सर्टिफिकेट में नाम किसका है, मेरा है। तो मैं एक फॉर्म भरता था कंपनी में, मैंने भी ये प्रोसेस देखा नहीं, मैंने भी डीमैट अकाउंट से ही काम किया है, बट पहले ये प्रोसीजर हुआ करता था। शेयर होल्डर हैज टू फाइल अ एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, विद द कंपनी कि ये पैसे मुझे मिल गए हैं, इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स मेरे नाम से निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे जिसको मैंने बेचा है उसको ट्रांसफर कर दो। फिर एक 10-15 दिनों के बाद कंपनी वो शेयर सर्टिफिकेट नया बनाती थी और दूसरे शेयर होल्डर को भेजती थी। ये रजिस्टर्ड सिक्योरिटी में ऐसा प्रॉब्लम होता है, बट नाउअडेज दिस इज नॉट नेसेसरी। नाउअडेज आप शेयर क्लिक करोगे, सेल करोगे, अपने आप नाम ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। एनीवे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर्स, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर्स। मान लो प्रोजेक्टर की वैल्यू 2 करोड़ है, मानना है प्रोजेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2 करोड़, ओके। पहले मैंने बॉयज से पैसे लिए हैं 1 करोड़, तो उनको मैंने एज अ सिक्योरिटी प्रोजेक्टर दे रखा है, तो पूरे 2 करोड़ उनके नहीं है, उस 2 करोड़ में 1 करोड़ उनका है। मुझे मान लो और 1 करोड़ की जरूरत है, तो मैंने गर्ल्स को कांटेक्ट किया और बोला कि आप मेरे कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लो, वही प्रोजेक्टर मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ। तो फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट मुझे स्टेब्लिश करना पड़ेगा। फर्स्ट राइट किसका होगा, बॉयज का होगा। सेकंड राइट किसका होगा, गर्ल्स का होगा। मान लो प्रोजेक्टर बेच के 1,80,000 है, 1,80,000 है, सॉरी 1,80,00,000 है, 1,80,00,000 है, तो आपका 1 करोड़ देना है, इसका इनका 1 करोड़ देना है, तो सबसे पहले किसका राइट होगा, इन लोगों का। इनको 1 करोड़ मिलेगा और आपको कितना मिलेगा, 80 करोड़, क्योंकि आप सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर्स हो। वॉट एवर यार, यू हैव अंडरस्टूड ना, यू हैव अंडरस्टूड ना। जैसे मैंने सुपर फास्ट स्पीड से वो थेरी भगाई, वैसे ही आपको वो भगानी है। डू यू गेट इट, क्योंकि उसमें से कोई क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता है, और जो आते हैं उसका कंपाइलेशन आपको कौन से बुक में दिया है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, तो वहां से सारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना, उतने क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेना, मोर देन इनफ है। थेरी क्वेश्चन का बुक भी है वहां पे, थेरी क्वेश्चंस वहां से पिक करके पढ़ लेना। डू यू गेट इट। हाँ, अभी काम की बातें करें। हाँ, चलो लिखो अभी। हाँ, जरा पाणी पिऊ काय मैं, मामाने पाणीच दिलं नाही आज मला।
पाण्याची बॉटल घेऊन आले होते मामा. ठीक है ठीक है. अच्छा अच्छा. ठीक है ठीक है. मित्रों चलो लिखेंगे. अकाउंटिंग एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स. यूनिट 3 इशू ऑफ डिबेंचर्स. एक मिनट है बच्चों. सबसे पहले लिखिए रीड theory as fast as you can. On पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक? 181 से 183 तक. ओके. नाउ नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट. अब 4 बजे के बाद यहाँ पे बैठ के थोड़े से गप्पे मार लेना. ओके. अब ध्यान देना प्लीज. अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ redeemable debentures. लिखेंगे the process of issuing debentures is same like issuing shares.
and accounting entries are also to be passed in the same way as that for shares. The only additional thing which we need to understand under this topic is debentures are redeemable after some time. डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना is debentures are redeemable after some time. And at the time of redemption, they can be redeemed at par or at premium or at discount. So अगले लाइन पे लिखना in case of debentures we need to account for premium or discount at the time of issue as well as premium or discount at the time of redemption. Point to note, debentures
कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। दोस्तों ये चीज नहीं है, देखो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, डू यू रिमेंबर, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट discount. There is no problem in that. आप सभी लोगों को समझा क्या? क्या समझा? बोलो ना, क्या समझा आपको? अरे बोलो, क्या समझा? सर आपने कुछ तो लिख के दिया है, ये समझा? क्या लिखा आपने? देखो दोस्तों, शेयर्स के केस में शेयर्स हम इशू कर सकते थे एट पार, नहीं तो एट प्रीमियम, दैट्स इट। एंड रिडम्पशन पता नहीं कब करेंगे, तो रिडम्पशन के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं शेयर्स इशू में। बट डिबेंचर का वैसा नहीं है, डिबेंचर्स हम इशू कर सकते हैं एक तो एट पार, नहीं तो एट प्रीमियम, नहीं तो एट डिस्काउंट ऑल्सो। मतलब समझते हैं, अगर मैंने मेरे कंपनी के डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए डिसाइड की, तो मैं लोगों को वो डिबेंचर कितने में दे सकता हूं? 6 रुपीज में। हे भगवान, मेरे को हार्ट अटैक आते आते मैं बच गया। 6 रुपीज कहाँ से आया? क्या हुआ? किसने बोला 6 रुपीज? किसी ने नहीं। मेरे कान बज रहे लगता है, मुझे नींद आई होगी लगता है। बोलो ना बच्चों, 100 रुपए का डिबेंचर मैं कितने में इशू कर सकता हूँ? 100 रुपए में, या फिर 90 में इशू कर सकता हूँ? 90 में इशू कर रहा हूँ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ एक प्रकार से, आप मुझे 90 रुपीज दे दो, मैं आपको वापस 100 रुपए दूंगा। क्योंकि डिबेंचर की लाइबिलिटी हम बुक्स में कितने में दिखाते हैं? 100 रुपए में, तो कम से कम 100 रुपए तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। तो देखो कितना अट्रैक्टिव ऑफर है। आप 90 रुपीज दे दो मुझे, बदले में मैं आपको वापस 5 साल के बाद कितने दूंगा? 100 रुपए, और हर महीने हर साल आपको 10% से ब्याज देना है, वो अलग से। तो आप ऐसे डिबेंचर में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं? 100 रुपए का डिबेंचर आपको 50 में मिल रहा है, करोगे कि नहीं? शेयर्स में अलाउड क्यों नहीं था? ये उल्लू बनाने का प्रोग्राम है, वापस तो आप देने ही नहीं वाले हो। तो कहाँ पे डिस्काउंट का लालच दिखा रहे हो? वापस तो आप देने ही नहीं वाले हो। दोगे कब? कंपनी ताला लगाएगी तब। कंपनी ताला लगा रही मतलब एक तो लॉस में जाएगी तभी ताला लगाएगी, कोई अच्छी खासी कंपनी थोड़ी बंद करेगा बेटा। तो जो शेयर्स के केस में स्कैम है वो आपको समझ में आया क्या? और आगे जाके शेयर्स किसी दूसरे के नाम पे भी ट्रांसफर होते हैं। अब मेरे नाम पे जो भी शेयर्स है, मैं मर गया तो मेरे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी परमानेंट पैसा है शेयर्स में इन्वेस्ट करना। यानी हाँ, इसीलिए तो लोगों ने मार्केट बनाया। तुम हमें वापस नहीं देते तो रहने दो, मैं मेरा शेयर किसी दूसरे को बेच देता हूँ। तो ये ऐसा मार्केट चलता है देखो। तुम किसी को बेचोगे, वो तीसरे को बेचेगा, तीसरा चौथे को बेचेगा। कंपनी अच्छी हुई तो सब लोग हायर प्राइस पे शेयर्स खरीदते जाएंगे। कंपनी अगर बुरी है तो सब लोग शेयर सस्ते में मांगेंगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अभी यस बैंक का जैसे हाल हुआ है, लोग 20 रुपए में शेयर मांगते हैं यस बैंक का। 400 में खरीदा है मैंने। हाँ, मैंने एक लॉट 400 रुपए में खरीदा है यस बैंक का। सभी लॉट्स नहीं, एक लॉट। लॉट मतलब एट दैट टाइम मैंने जितने खरीदे 400 रुपए में खरीदे। अभी 20 रुपए में कोई नहीं पूछ रहा है। अभी खराब दिन है अपने कंपनी के, आएंगे। अभी वो 400 का एवरेज मैंने कम करते 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 39 रुपीज पे लाया है। अभी 20 रुपए से ज्यादा खरीद लिए, ज्यादा खरीद लिए, ऐसे करते करते एवरेज प्राइस कम हो जाता है ना अपना। तो अभी जब 39 के ऊपर जाएगा यस बैंक का शेयर, तब मैं फायदे में आऊंगा। ठीक है, मान लो यस बैंक का एक शेयर अगर 1 रुपए से बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट 10,000 रुपए होता है। यानी मेरे पास 10,000 शेयर है ऑलमोस्ट। 1 रुपए से एक शेयर बढ़ा
तो 10,000 रुपए। मानो 1,000 रुपए से प्राइस बढ़ा तो 10,000 इंटू 1,000 कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 1 करोड़ रुपए। तब मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। 1,000 रुपए पे जाएगा एक दिन शेयर, देख लेना। खरीदो ना रे, मार्केट डिमांड बढ़ा रहा हूं मैं। बाकी मैं जिम्मेदार नहीं हूं आपके लॉसेस के लिए। ये कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गया 1,000। क्या पता, एमआरएफ 70 कितना बोला आपने, लाख रुपए के ऊपर का है अभी। जिन लोगों ने 20-25 रुपए में एमआरएफ खरीदा 1,000 शेयर्स, वो तो माला माली हो गया अभी। डीमार्ट मैंने 800 में खरीदा है, 5,000 रुपए में जाता है अभी। 4,900 की रेंज में ट्रेड होता है उसका। डीमार्ट अच्छी कंपनी है, बट गारंटी नहीं है कोई। मान लो कभी कोई उससे बड़ा चेन आ गया तो डीमार्ट बंद भी पड़ सकता है। ठीक है ना, जान दो। शेयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट हियर, वी आर लर्निंग डिबेंचर्स। बट इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी ने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करने। क्यों ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि आप वैसे भी वापस नहीं देने वाले हो, तो काहे का डिस्काउंट दिखा रहे हो उनको? आर यू गेटिंग इट और नॉट? अरे बोलो ना बच्चों। हाँ, बट डिबेंचर में आप ऐसा लालच दे सकते हो, क्योंकि डिबेंचर्स के पैसे आपको एनी हाउ वापस करने हैं। तो लोगों के पास से आप 90 रुपीज लेके उनको 100 रुपए वापस करना चाहते हो, तो इट्स अ फंड रेजिंग स्ट्रेटजी, इजंट इट? मतलब वी आर इशूइंग यू डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट, बट लेटर ऑन वी आर गिविंग यू 10 रुपीज एक्स्ट्रा, एंड उसके साथ साथ आपको ब्याज मिलेगा आपके 90 रुपीज पे नहीं, 100 रुपए पे, क्योंकि फेस वैल्यू पे ब्याज मिलता है हमेशा। आर यू ऑल गेटिंग दिस और नॉट? तो दोस्तों, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का अकाउंटिंग हमें सीखना पड़ेगा। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, पार वैल्यू मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 में इशू करूंगा, बात खत्म। और डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम में कोई क्यों खरीदेगा? मतलब आज मुझे आप 120 रुपए दो, मैं आपको 5 साल के बाद वापस कितने दूंगा? 100 रुपए। कोई भला प्रीमियम में क्यों खरीदेगा डिबेंचर? ब्याज का रेट सुना है? 50% है। 50% पर एनम ब्याज देते हैं हम लोग। तो भीड़ लगेगी, भीड़ टूट पड़ेंगे लोग। अब ये 50% देने वाली कौन सी कंपनी है? सख्त पैसों की जरूरत है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो भीड़ लगेगी ना। 50% ब्याज का रेट, अरे बच्चों समझते हो क्या 50% मतलब? 10 लाख लगाए, आपको ब्याज में कितना मिलेगा? साल में 5 लाख मिलेगा वापस। तो 2.5 साल में आप, 2 साल में ही आपका रिकवर हो जाएगा पैसा पूरा का पूरा, और उसके बाद आप मालामाल बन जाओगे। अब ऐसे डिवेंचर हम, नहीं तो मान लो कंपनी बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग मरते हैं इस कंपनी के डिवेंचर खरीदने के लिए, क्योंकि इसका ब्याज रेट चलो 50 ज्यादा ही हो गया, 16% है तो भी खरीद लेंगे लोग, 20% है तो भी खरीद लेंगे। तो अभी ज्यादा डिमांड है तो हम प्रीमियम लगा सकते हैं। हम आपसे 120 रुपए लेंगे और वापस कितने देंगे आपको? 100 रुपए। लेकिन दोस्तों, वापस देने के जो अमाउंट है वो फेस वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। कंपनी एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली बताती है लोगों को कि हम आपको वापस भी कितने देंगे। तो कुछ कुछ कंपनियां रिडम्पशन करवाती है एट पार, नहीं तो कुछ कुछ कंपनियां रिडम्पशन करवाती है एट प्रीमियम। जैसे कि ये सुनो, कैसा लगता है देखो, आप लोग इन्वेस्ट करोगे कि नहीं बताओ। आप हमें 100 रुपए दे दो आज, हम आपको 90 रुपीज वापस देंगे, और 6 महीने का, सॉरी हर साल का ब्याज 10% से देते ही जाएंगे। क्या ऐसे डिवेंचर आप खरीदोगे? मतलब रिडम्पशन एट डिस्काउंट मुझे लगता है रेयर पॉसिबिलिटी है। नोबडी विल परचेज दो शेयर्स, बिकॉज फोकस पूरा समझ में आ रहा है ना आपको। हम आपको 100 देंगे, हमारा पैसा पूरा यूज करोगे, ब्याज दोगे वो ठीक है, लेकिन वापस देते समय 100 नहीं 90 रुपीज दोगे, तो फिर ब्याज कमा के मैंने क्या कमाया? आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ, अगर ऐसा स्कीम निकलता है तो मैं कैलकुलेशन करके देखूंगा कि मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान। देन इन दैट केस आई वुड बी गोइंग फॉर रिडम्पशन एट डिस्काउंट ऑल्सो। बट जनरली कंपनी ऐसा निगेटिव पिक्चर क्यों लाएगी? आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ, तो जनरली डिस्काउंट पे रिडम्पशन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नो बडी विल परचेज दोज डिबेंचर्स। हाँ, बट आज आप हमें 100 रुपए दे दो, हम 5 साल के बाद, 5 साल के लिए जो ब्याज देना है वो उसकी बात तो करो ही मत, वो तो मिलता ही जाएगा आपको। लेकिन 5 साल के बाद रिडम्पशन वैल्यू आपकी कितनी होगी? 120 रुपए। तो मैं रिडम्पशन कर रहा हूं एट प्रीमियम। आर यू गेटिंग इट?
तो सर उसमें क्या है, 120 रुपए देंगे, 5वें साल के बाद एंट्री करनी है उसकी। बराबर बोला कि नहीं मैंने? आज एक डिबेंचर का सोचो ना दोस्तों, आप आज मुझे कितना दोगे कंपनी को? 100 रुपए। 100 रुपए आने की एंट्री करो ना चुपचाप, सर आगे की बातें क्यों कर रहे हो? 5 साल के बाद देखेंगे ना 120 देंगे, तो 20 का अकाउंटिंग क्या करोगे? 20 रुपए का प्रीमियम आप कहाँ पे दिखाओगे? P&L को भेज देंगे सर, खर्चा दिखाएंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट याद नहीं आता है क्या? अगर आपको पहले ही दिन पता है, जिस दिन डिबेंचर इशू किए उसी दिन पता है कि 5 साल के बाद ये लाइबिलिटी के 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो इजंट इट अ फ्यूचर लॉस विच यू कैन सी इन फ्यूचर? एंड आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सुन एज पॉसिबल, तो अब भी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। यही बस फर्क है इस इशू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक में एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले टॉपिक में। यानी मुझे सिर्फ इशू प्राइस के बारे में सोचना नहीं है, मुझे रिडम्पशन के वक्त कितने पैसे देने हैं उसके बारे में भी सोचना है। मान लो आज 100 रुपए में इशू कर रहे हो एंड रिडम्पशन 90 रुपीज से होने वाला है, तो 10 का फायदा भी बुक कर लू क्या? नहीं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फायदा बुक करने की बात नहीं करते, और वैसे भी वो वाला डिबेंचर कोई खरीदेगा नहीं जिसको आप वापस 90 रुपीज ही देने वाले हो। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। दो लॉ में कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर, बट मार्केट में पाबंदी है, क्योंकि नोबडी विल एंटरटेन सच काइंड ऑफ डिबेंचर्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट माय फ्रेंड्स? दोस्तों दिमाग ठंडा करो और मेरी बात को सुनो, या बस करे? नहीं भी बोलते कि देखो, एक साथ आवाज आनी चाहिए, नहीं सर कंटिन्यू, वी आर एंजॉइंग इट, ऐसा नहीं बोलते। बस करे, दूसरों की तरफ देखते हैं, तू बोलना बस करे करके क्या ही है हाँ? क्या हुआ, बोर हो रहा है आपको? नहीं ना? अच्छा, शक्ल ही ऐसी है सब लोगों की। आप ऐसे क्यों, मतलब आप इतने नाराज क्यों होते हो जिंदगी में? समझ में नहीं आता मुझे। चलो लिखते हैं, घ्यालून। लिखो लिखो बच्चों लिखो। So on the basis of above points, we can understand that मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, debentures can be issued at par, sorry, par, discount और प्रीमियम, and they can be redeemed at, किसको बुला रहा है देख रहे जरा, मुझे नहीं नालायक हो। They can be redeemed at discount par premium. ओके दोस्तों, by looking at above two charts,
total 9 combinations can be drawn. नाइन कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? कौन से कॉम्बिनेशन बन गए बोलो? issued at par, redeemed at discount, issued at par, redeemed at par, issued at par, redeemed at premium, issued at discount, redeemed at discount, issued at discount, redeemed at par, issued at discount, redeemed at premium, issued at premium, redeemed at discount, issued at premium, redeemed at par, issued at premium, redeemed at discount. नहीं, premium, लास्ट वाला गलत हो गया. redeemed at premium, issued at premium, redeemed at premium, issued at premium, redeemed at premium. बराबर है ना? अरे कॉम्बिनेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन कुछ पढ़ाई जिंदगी में की है कि नहीं की है? How many combinations can be drawn from this? 9. Okay, but 9 combination में से हमें सिर्फ 6 combination पढ़ने हैं, because redemption at discount is not possible. Nobody will buy it. That's why it is not to be discussed. Okay, तो मैं लिखवाता हूँ. But generally debentures are not redeemed. redeemed का अर्थ समझते हो कि नहीं? मार्जिन में लिख के रखना. To redeem means to repay. मार्जिन में लिख के रखना. To redeem means repay. To redeem means to repay. But generally debentures are not redeemed. Generally debentures are not redeemed at discount. Hence only 6 situations are to be discussed. One by one as below. One by one as below. क्या करे बोलो? शुरू करूं या बस करे? अब जो बोलोगे वो मान लूंगा. जोर से बोलना है, खुसफुस नहीं करनी. अभी आप बोलते हो तो मैं थोड़ा समय ज्यादा ले सकता हूं, या फिर कल फ्रेश स्टार्ट करते हैं. ओके ठीक है, तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं. कल हम लोग इसी पॉइंट के साथ शुरू करेंगे. अगर आज आपके बिजी समय में से थोड़ा सा टाइम अगर निकाल सकते हो तो कृपया करके ये सारे, इसके ऊपर के सारे थियरी पॉइंट्स आप पढ़ के आना. उसमें अगर कुछ डाउट्स है तो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. प्लस मैंने एक क्वेश्चन आपको आई थिंक होमवर्क दिया है आज, तो वो भी करके आना है. कौन सा? 28 नंबर का ना? हाँ, तो वो एक होमवर्क करके आना है. कल चेक करते हो उसका आंसर. ठीक है, कल का टाइम टेबल आपको वापस ग्रुप पे बताया जाएगा. ओके, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं कल के लेक्चर में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू. कल सुबह आते ही मैं एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए शुरू कर दूंगा, तो कल कृपया करके लेट मत आना. शुरुआत से ये लेक्चर देख लेना. ओके, कल से हमारे एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे. कितने हैं एग्जाम्पल बाय द वे? 22. तो कल कम से कम 12 से 15 एग्जाम्पल खत्म कर देंगे. ओके, फिर बचेंगे 7. परसों के लेक्चर में खत्म हो जाएगा. ठीक है, और फिर इमीडिएटली हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे. कौन सा? इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. उसको तो हार्डली एक लेक्चर में खत्म कर देंगे. ठीक है, बहुत आसान है वो भी.